मैं इंजीनियर देवेंद्र कुमार अपने YouTube चैनल इंजीनियर देवेंद्र कुमार NI10 पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों 10वीं 10th क्लास के संपूर्ण पाठ्यक्रम की सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आप 10वीं क्लास का संपूर्ण गणित का पाठ्यक्रम करने के लिए हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों ये 10वीं क्लास के बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है, चाहे वो CBSE बोर्ड हो, चाहे RBSE बोर्ड हो, चाहे ICSE बोर्ड हो या कोई भी स्टेट बोर्ड हो, जिनके लिए बहुत यूजफुल है। ये 9th क्लास के बेसिक को भी कवर करता है। इसके साथ साथ 11वीं व 12वीं में पढ़ने के लिए बेसिक बिल्डअप करने के लिए भी बहुत उपयोगी है। IIT NIT जैसे ब्रांडेड संस्थानों में प्रवेश पाने के लिए, JEE मेन और एडवांस की परीक्षा को करेक्ट करने के लिए इनका बेसिक बहुत उपयोगी है। ये गणित के वरिष्ठ अध्यापक अर्थात सेकंड ग्रेड अध्यापक बनने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ फर्स्ट ग्रेड परीक्षा में ये गणित के पेपर में तो ज़्यादा वेटेज नहीं है, परंतु फर्स्ट पेपर में सभी विषयों के प्रथम पेपर में जो जनरल पेपर होता है उसमें इसकी विशेष भूमिका रहती है। तो आप सब इस पर ध्यान से पढ़िएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन हमें बहुत फर्क पड़ता है। तो मैं ये फ्री क्वालिटी एजुकेशन की एक मुहिम में आप हिस्सा बनकर इसका फायदा उठाएं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको लेके चलता हूं अपने डिजिटल सेटअप पर। बताता हूं अपरिमेय संख्याओं का पूर्णभरण। अपरिमेय संख्याओं का पूर्णभरण, अपरिमेय संख्याओं की कुछ जानकारियां देता हूं। पूर्णभरण मतलब रिविजिटिंग। दोबारा मैं बता रहा हूं क्यों, क्योंकि ये पहले वास्तविक संख्या के परिचय में भी बताया था और ये 9th क्लास में भी अपन पढ़ते हैं, इसलिए ये रिविजिटिंग है। अंग्रेजी में लिखना चाहूं तो रिविजिटिंग ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। अब दोस्तों मैं आपको बताऊं कि भाई अच्छा नहीं लग रहा, पूरा है ना सही से लिखता हूं, ये अच्छा नहीं लगता। अच्छी हैंडराइटिंग पढ़ने में भी अच्छी लगती है ना, फिर मतलब क्या लिखने का, तो लिख देता हूं विजिटिंग ऑफ इररेशनल नंबर। ठीक है दोस्तों, इररेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याओं का पूर्णभरण, रिविजिटिंग ऑफ इररेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भरण कैसे करना है, मतलब उसको रिविजिटिंग मतलब इररेशनल के बारे में बताता हूं। तो मैं आपको समझाता हूं कि भाई परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या वे संख्याएं जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहा जाता है, उन्हें परिमेय संख्या कहा जाता है। जहां पर Q 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि Q 0 हो गया तो वो अनंत हो जाएगा। P/0 मतलब अनंत उत्तर आ जाएगा और अनंत को गणित में कोई जानता नहीं, अनंत मतलब अपरिभाषित। अब दोस्तों बात करें P और Q क्या है, और P और Q यहाँ पर जो ये P और Q है दोस्तों, यहाँ पे ये P और Q है, ये क्या है, ये दोनों सहअभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं मतलब इनको काटने पीटने के बाद ऐसी अभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्याएं का मतलब ऐसी P और Q दोनों अभाज्य संख्या, ऐसी अभाज्य संख्याएं या ऐसी संख्याएं, अभाज्य की जरूरत नहीं है, ऐसी संख्याएं जिनका HCF 1 होता है उसको सहअभाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं, अभी अपन ने जब HCF सीख रहे थे कुछ देर पहले, जब अपन अपने लेक्चर में पहले अपन सीख रहे थे HCF LCM, तो HCF जब 1 आ रहा था तो दो कारणों से 1 आ रहा था। या तो दोनों अभाज्य संख्याएं हैं तो HCF 1 आएगा, या दोनों संख्याएं अभाज्य तो नहीं है लेकिन उनमें कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा, उसमें उपनिष्ठ ही नहीं आ रहा, उनको भी सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं, उनमें भी HCF 1 आता है। तो दो स्थितियों में HCF 1 आ रहा था, वही दोनों 1 आने वाली स्थितियां, दोनों जिसमें दो संख्याओं का ऐसी दो संख्या जिसका HCF 1 होता है, में से पे 1 होता है, उसको सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो क्योंकि काट लो जब तक कटता है तो P और Q फाइनल, ये परिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या
वे संख्याएं जिसको p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। भाई जो p बटा q के रूप में लिख ही नहीं सकते, बटे बटी में लिख ही नहीं सकते, वो अपरिमेय संख्या है। अब उदाहरणों की बात करूं दोस्तों, उदाहरणों की बात करूं तो परिमेय संख्या के उदाहरणों की बात करूं तो परिमेय संख्या के उदाहरणों की बात करूं तो जैसे 1, 2, 5/4, 6/3, ये कट रहा है तो काट लो, मैं ऐसे 1/7, 2/5, 3/21 कुछ भी हो तो काट रहा है तो काट लो, लेकिन ये सब संख्याएं क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। ये ऋणात्मक भी हो सकती है, -3 है ना, ये ऋणात्मक भी दोस्तों हो सकती है परिमेय संख्या, ठीक है, ये ऋणात्मक भी हो सकती है। अपरिमेय का उदाहरण लू, अपरिमेय ऐसी संख्या है जिनमें बटाबटी में तो लिख नहीं सकते, जैसे पाई, ई है ना, पाई ई √2, √3, √4 नहीं आता क्योंकि √4 इसमें आता है। क्यों √4? क्योंकि √4 का मान 2 हो जाता है। √5 यानी ऐसा अंडर जिसका अंडर हट नहीं रहा हो, ये अंडर में जिसमें पूर्ण वर्ग नहीं है वो इसमें आएगा, ठीक है, √11 वो सब इसमें आएगा। अब दोस्तों ये बात करते हैं परिमेय और अपरिमेय। अब और चीजें बात करता हूं मैं अंकों के, अब मैं और बात करता हूं इस पे आधारित दोस्तों, कुछ और चीजें मैं इसके बारे में आपको सिखाना चाहता हूं। क्या और चीजें? देखिए उस पे बात करते हैं, तो मैं इसको रब कर देता हूं दोस्तों, उसके बाद मैं आपको और चीजें इस पे सिखाना चाह रहा हूं, ठीक है, और चीजें मैं आपको इस पे सिखाना चाह रहा हूं। भाई अंडर वाली वे संख्याएं जिसका पूर्ण वर्ग नहीं हो, अंडर के अंदर पूर्ण वर्ग नहीं हो तो वो अपरिमेय संख्याएं होती है। क्योंकि पूर्ण वर्ग हो जाता है तो वो अंडर से हटके एक संख्या आ जाती है, ठीक है, एक संख्या आ जाती है। अब ये सब मिटा के मैं आपको और चीजें आपको बताता हूं। है ना दोस्तों, ये सब संख्या मिटा के मैं फिर आपसे बात। अब देखिए, अब मैं ये कहता हूं कि नंबर है, नंबर उसका विस्तार बात करूं, संख्याएं हैं उसका विस्तार बात करूं, दशमलव के रूप में बात करूं, वैसे तो मैं आगे और बताऊंगा लेकिन यहां और बता देता हूं। दशमलव में बात करूं तो एक संख्या तो वो है, ये परिमेय अपरिमेय की बात आई इसलिए कह रहा हूं, 2 प्रकार की संख्या है, या तो शांत हो जाता है, दशमलव के साथ शांत हो जाना मतलब रुक जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, या अशांत होता है, अशांत यानी नॉन टर्मिनेटिंग, मैं यहां अपरिमेय संख्या को बताने के लिए सिखा रहा हूं। अशांत में भी 2 प्रकार है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, मतलब आवर्ती हो रही है, रिपीट हो रहे हैं, या आवृत्ति नहीं हो रही यानी नॉन रिपीटिंग है, यानी अनावृत्ति है, यानी इसका मतलब ये हुआ, ये अशांत एवं अनावृत्ति है, अशांत एवं अनावृत्ति है तो वो अपरिमेय है दोस्तों, अपरिमेय संख्या, उसको भिन्न के रूप में नहीं लिखा जाता। यही समझाने के लिए मैं आपको बता रहा था, इसको भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ये अपरिमेय संख्या, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉट रिपीटिंग, अशांत और अनावर्ती, हिंदी में ही बता रहा हूं, सारी चीजें हिंदी में, अंग्रेजी तो आपको बस कुछ अच्छा लगे ताकि 12वीं के बाद आप अच्छे से कोर्स करो, जो अंग्रेजी माध्यम के कोर्स करो तो आपको अच्छी फीलिंग आए, इसलिए बता रहा हूं। और एक और कारण है कि अंग्रेजी माध्यम का विद्यार्थी भी हिंदी मीडियम में समझना चाहता है तो वो आराम से समझ सकता है। दोस्तों अब 2 स्थितियां हैं, यदि वो शांत है, यदि वो नंबर शांत है तो वो परिमेय संख्या होगी, मतलब बटे बटी में लिखा जा सकता है। और वो अशांत है लेकिन वो आवर्तित है तो वो भी दोस्तों परिमेय संख्या। तो दशमलव के आधार पर बात करूं तो विस्तार 2 प्रकार का होता है, शांत और अशांत। अशांत 3 प्रकार का होता है, आवर्ती और अनावर्ती। तो मैं पूरा बात करूं तो 3 प्रकार बताता हूं। ऐसे नंबर जो रुक जाते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं, शांत नंबर, वो परिमेय संख्या होती है।
दूसरे नंबर जो रुकते तो नहीं है, दूसरे नंबर जो रुकते तो नहीं है दोस्तों, लेकिन आवर्ती होते हैं, वो भी परिमेय संख्या। तीसरे प्रकार के नंबर जो रुकते भी नहीं है और आवर्ती भी नहीं होती, वो अपरिमेय होते हैं। यही बताने के लिए मैंने आपको बताइए। आगे और जैसे कुछ प्रश्न करने के बाद ये कंसेप्ट फिर आ रहा है, तो वहां पे विस्तार से आपको बताऊंगा। तो अपरिमेय संख्याएं कौन सी है? वे संख्याएं जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जाता है, वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। वे संख्याएं जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, वो परिमेय संख्याएं कहलाती है। अपरिमेय का उदाहरण, एक सबसे फेमस उदाहरण पाई है, और उसके बाद में उसका उदाहरण दोस्तों ई है। और पाई का मान 3.1496, वो रुकता ही नहीं है दोस्तों। 5 6 2 8 1 4 रुकता ही नहीं है पाई का, तो वो है। ई भी ऐसे ही है, 2.71, कुछ रुकता भी नहीं है, रिपीट भी नहीं होता, तो वो। या अंडर रूट वाली कोई भी नंबर, जैसे अंडर रूट 2, उसका मान 1.4142 से जो भी चलता रहता, रुकता ही नहीं है। 3 का देखे तो 1.73222654 रुकता ही नहीं है। तो इसका मतलब पाई, ई और अंडर रूट में वो संख्याएं जो पूर्ण वर्ग नहीं है, अंडर रूट में वो संख्याएं जिसका पूर्ण वर्ग नहीं निकल सकता, जिसका अंडर रूट से वो संख्या नहीं आती, वो भी अपरिमेय संख्या। अब आगे कुछ प्रश्न है सिद्ध करने वाले, उनको मैं करना चाह रहा हूं। देखिए कैसे आगे प्रश्न आया है, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 अपरिमेय संख्या। अपने को पता है, मैंने अभी अभी बोला कि अंडर रूट 5 अपरिमेय संख्या, लेकिन इसको सिद्ध करना है। अब सिद्ध करने के लिए एक विरोधाभास से सिद्ध करते हैं, तो उससे पहले मैं आपको चीज सिखाता हूं, एक परिमेय सिखाता हूं। इस प्रश्न को करने से पहले आपको कुछ यहाँ पे चीजें सिखाता हूं। चीजें ये है कि कोई ए है, वो पी स्क्वायर को विभाजित करती है, इसको पूरी बार विभाजित करती है, यानी भाग जाता है मतलब विभाजित करती है, विभाजित करती है। कोई संख्या ए पी स्क्वायर को विभाजित करती है, तो वह पी को भी विभाजित करेगी। कोई भी संख्या ए पी स्क्वायर को विभाजित करती है, तो वह पी को भी विभाजित करेगी। ये 100% जरूरी है। ये एक थ्योरम है, आपके बुक में भी दी हुई है, जो थ्योरम को मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूं। कोई भी धनात्मक पूर्णांक ए पी स्क्वायर को विभाजित करता है, तो वह धनात्मक पूर्णांक ए पी को भी विभाजित करेगा। धनात्मक इसलिए बोल रहा हूं कि ऋणात्मक का लफड़ा नहीं ले। कोई भी पूर्णांक ए पी स्क्वायर को विभाजित करता है, तो वह पूर्णांक ए उस पी स्क्वायर के वर्गमूल यानी पी को भी क्या करेगा दोस्तों, उसको डिवाइड करेगा। कैसे, इसकी उपपत्ति बताता हूं, इस थ्योरम की उपपत्ति बताता हूं। मैं कहता हूं जैसे पी क्या होता है, पी एक भाज्य संख्या हो सकती है, तो उसको ऐसे अभाज्य संख्याओं का फैक्टर के रूप में लिख सकता है। P1 गुना P2 गुना P3 गुना P4 ऐसे करते करते Pn तक लिख सकते हैं दोस्तों। मान लो n उसमें फैक्टर है, तो P भाज्य संख्या है, तो उसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में तो लिख सकते हैं। वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। मैंने n तक लिख दिया, n कुछ भी हो सकता है। अब P स्क्वायर का मतलब हुआ, P स्क्वायर का मतलब हुआ इसी संख्या को इसी संख्या से गुना, मतलब P1 गुना P2 गुना P3 गुना Pn तक, इसको इसी से गुना, P1 गुना P2 गुना P3 गुना Pn तक। अब जब इसी से गुना होगा तो P स्क्वायर क्या आएगा दोस्तों, P1 का स्क्वायर, P2 का स्क्वायर, P3 का स्क्वायर, ऐसे करते करते Pn का स्क्वायर। अब कह रहे हैं ये a से विभाजित है, मतलब ये पूरी a से विभाजित। ठीक है दोस्तों, ये पूरी a से विभाजित है। ये तो दिया हुआ कि कोई भी संख्या a p स्क्वायर से विभाजित है, तो वह संख्या तो वो संख्या p को भी विभाजित करे, तो उसका बताना है। p को विभाजित करना मतलब ऊपर वाले में अंडर रूट है ना। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं, कोई भी एक संख्या ले लेता हूं, मान लो वो संख्या फैक्टर इतने नहीं, एक ही फैक्टर है उसका, एक ही फैक्टर है, मान लो P2 है, तो P2 का स्क्वायर का करेंगे तो P1 या इसका अंडर रूट करेंगे तो वापिस क्या आ जाएगी दोस्तों, इसका अंडर रूट करने से वापिस ये वाला आ जाएगी। अब ये भी जो लिख देता हूं P1 P2 P3 ये Pn तक है दोस्तों, Pn तक है, ये a से विभाजित पक्का होगी। मान लो या सपोज कर लो यहाँ P2 का स्क्वायर ये ओनली a की गुणन कर रहा, बाकी नहीं आ रहे, तो बस P2 से भाग सब जाता है जब P2 गुना P2 हो और बटे a हो, तो तभी भाग जाता है ना जब इस एक में जा रहा होगा। तो वही तो कह रहा है,
मान लो इसमें ओनली P2 हो तो ये भाग तो तभी जाएगा। मैं क्या कह रहा हूं, जैसे मान लो कोई संख्या है 25, है ना, मान लो कोई संख्या 27, या ऐसा वर्ग वाली संख्या लेता हूं, कोई संख्या है दोस्तों 64, कोई संख्या है दोस्तों 64, तो ये 8 का स्क्वायर है यानी P स्क्वायर है। तो कोई संख्या मान लो 4 है, 4 64 को विभाजित करता है ना, 64 4 को विभाजित करता है, मतलब 8 स्क्वायर को विभाजित करता है 16। ये विभाजित अब कहता है इसके P स्क्वायर है, ये P स्क्वायर है, तो P का मान कितना 8, इस P को भी ये A लिया, ये विभाजित करेगा, हाँ करेगा। देख लो क्यों करेगा, क्योंकि दोस्तों फिर यहाँ संख्याओं के रूप में बता दे, 8 स्क्वायर का मतलब है 8 गुणे 8 बटे A मतलब 4। तो देखो ये ऐसे कटता है, इस एक से ही तो कटा, ये तभी कटा ना जब इससे कटा दोस्तों, तो ये तभी होगा जब ये P में भाग जाएगा। 8 बटा 4 यदि विभाजित होगा तभी तो ये पूरा विभाजित होगा, तो इसका मतलब ये भी विभाजित होगा। इसका मतलब मेरा कहना दोस्तों ये है, इसमें मेरा कहना ये है दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं कि अपना जो P स्क्वायर को कोई संख्या A विभाजित करती है तो वो उसके वर्गमूल को भी विभाजित करती है। कोई संख्या P स्क्वायर को विभाजित करती है तो वो उसके वर्गमूल यानी P को भी विभाजित करेगी। ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट मैंने आपको दोस्तों सिखाने का प्रयास किया है। ठीक है दोस्तों, अब मैं चलता हूं अपने इस प्रश्न पर। मुझे पता है बहुत टाइम मैंने इस प्रश्न को करने से पहले स्पेंड किया है, लेकिन ये थ्योरम समझाना बहुत ही इंपॉर्टेंट थी दोस्तों, ये थ्योरम समझाना बहुत ही अति महत्वपूर्ण थ्योरम थी, तो ये मैंने अपरिमेय संख्याओं में ये थ्योरम भी आपको समझा दिया। अब देखिए दोस्तों मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं कहना चाह रहा हूं दोस्तों कि √5 एक अपरिमेय संख्या, इसमें वो काम आएगी। तो वो थ्योरम क्या थी वो मैं यहां लिख देता हूं, P स्क्वायर को विभाजित करता है A कोमा है ना, A P स्क्वायर को विभाजित करता है तो A P को भी विभाजित करेगा, है ना, करेगा। ये ध्यान में रखना ताकि इसमें ये काम में आने वाली। अब मैं पूरा इसको आराम से आपको बताने वाला हूं दोस्तों, है ना, पूरा आपको आराम से बताने वाला हूं। सबसे पहले क्या मैं उल्टा मान लेता हूं, फिर यदि वो विरोधाभास होता है इसका मतलब अपरिमेय होगा। तो मैं जैसे उत्तर करता हूं, उत्तर कर रहा हूं दोस्तों, तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं माना √5 परिमेय संख्या। दोस्तों परिमेय संख्या उल्टा मान लेना का मतलब है, अपने को पता है कि √5 अपरिमेय संख्या, लेकिन मैं ये क्यों मान रहा हूं कि √5 परिमेय संख्या, मुझे पहले से पता है कि √5 अपरिमेय संख्या ही है, लेकिन सिद्ध करना है तो मैं परिमेय संख्या मान लेता हूं। लास्ट में इसका विरोधाभास होगा यानी कॉन्ट्राडिक्शन होगा, तो मैं कह दूंगा कि हाँ भाई, यदि कॉन्ट्राडिक्शन होगा तो मैं कह दूंगा कि हाँ भाई कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे यदि कॉन्ट्राडिक्शन होगा तो मैं कह दूंगा कि भाई ये परिमेय नहीं है। तो मैं उल्टा एग्जेक्शन ले रहा हूं, परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि यदि ये परिमेय संख्या, माना √5 परिमेय संख्या, ये यदि परिमेय संख्या है, तो इसको दोस्तों A बटे B के रूप में या P बटे Q के रूप में लिख देते हैं। आपकी किताब में A बटे B का प्रयोग किया हुआ तो मैं A बटा B, P बटा Q एक ही बात है भाई। परिमेय संख्या तो A बटा B के रूप में लिख सकते हैं, जहां A और B क्या है, A और B क्या है, सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। और B क्या 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि वो अनंत ना हो जाए। तो √5 को लिख दिया मैंने दोस्तों, क्या √5 को मैंने A बटा B लिख दिया, क्योंकि मैंने माना है कि √5 परिमेय संख्या होती नहीं है, मैंने माना है कि परिमेय संख्या होती है। यदि √5 परिमेय संख्या होगी तो ये A बटा B के रूप में लिख सकते हैं। फिर इसका किया पक्षांतरण किया तो ये आ गया √5 B बराबर A। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, पूरा एक प्रश्न में तो मैं पूरी थ्योरी लिखता हूं,
दोनों पक्षों में वर्ग करने पर करो। ये √5 का वर्ग तो 5, b का b स्क्वायर बराबर a का वर्ग a स्क्वायर। अब देखिए, अब वही चीज आ गई भाई, b स्क्वायर को मैं एक बार के लिए भूल जाता हूं, a स्क्वायर को देखता हूं। देखिए a स्क्वायर में लिखा है तो b को मैं मान लो भूल जाता हूं यहां से, तो 5 को देखो इधर आएगा तो भाग में जाएगा, 5 को इधर देखे तो भाग में, तो 5 का भाग किस में जाता है, a स्क्वायर में, यानी 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है। a स्क्वायर 5 से विभाजित है। क्यों? क्योंकि देखो ये तो संख्याएं है ना, सहभाज्य संख्या, ये पूर्णांक संख्याएं हैं, पूर्णांक आएगा यहाँ पे, धनात्मक ऋणात्मक वो नहीं कह रहा हूं, लेकिन यहाँ पे पूर्णांक आएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं ये 5 इसके बटे में आ जाएगा, a स्क्वायर बटा 5 तो b स्क्वायर आएगा, b स्क्वायर तो एक पूर्णांक होगा, और भागफल पूर्णांक तब आता है दोस्तों जब पूरी बार विभाजित होता है। इसका मतलब a स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो a भी 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। कैसे? ये देखो, ये थ्योरम पड़ी है, a p स्क्वायर को विभाजित करता है तो a p को भी विभाजित करेगा, यहाँ 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 a को भी विभाजित करेगा। इसका मतलब a क्या हो सकता है जब 5 से विभाजित हो, इसका मतलब दोस्तों मैं a को ले सकता हूं 5 के ले लेता, 5 के, a को मैं मान लो 5 के ले लिया, तो ये देखो 5 से विभाजित है, 5 से 5 कट गया, k बार विभाजित। अब ये मान में यहाँ पे रख दिया, 5 b स्क्वायर बराबर a की जगह लिख दिया 5 k, ये मैंने माना है भाई, है ना, माना है ना, ये मैंने चीज है, ये मानी है माना। अब ये 5 के स्क्वायर आगे सरल करते हैं तो 5 b स्क्वायर बराबर 25 k स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आगे करता हूं, आगे सरल, इसको 5 से 25 को काटते हैं तो ये आता है b स्क्वायर बराबर 5 k स्क्वायर। कैसे आया ये ऐसे आया दोस्तों कि यहाँ पर, ये ऐसे आया दोस्तों कि यहाँ पर, ये ऐसे आया दोस्तों कि यहाँ पर 5 से काटा तो ये 5 आ गया था, ये 25 में 5 का भाग गया तो 5 के स्क्वायर आ गया। अब देखिए दोस्तों, अब मैं ये कहना चाहता हूं, अब मैं क्या कहना चाहता हूं, अब मैं कहना चाहता हूं कि दोस्तों ये देखिए दोस्तों, ये है ना, ये b स्क्वायर 5 से विभाजित है। क्यों? क्योंकि यदि b स्क्वायर 5 से विभाजित है दोस्तों, तभी तो b स्क्वायर 5 से विभाजित है, तभी तो दोस्तों ये चीज मैं आपको बताऊं कि भाई ये b से विभाजित है, तभी तो ये b से विभाजित होगा, है ना, ये b से विभाजित होगा। तो अभी ये यहां पे लिख देता हूं, देखो b स्क्वायर 5 से विभाजित है, तब b 5 से विभाजित होगा। तो मान लो b को कुछ और, b को लिख देता हूं 5 से विभाजित, तो 5 लेमडा लिख देता हूं। अब मेरा कहने का मतलब ये हुआ, ये देखो a बराबर 5 के है, b बराबर 5 लेमडा है। अब बताओ इन दोनों से, इसको समीकरण नंबर मान लो मैं 1 दे देता भाई, इसको मैं समीकरण नंबर 1 दे देता, इसको समीकरण नंबर 2 दे दूं, तो समीकरण नंबर 1 व 2 से, और मान लो इसको मैंने 1 दे रखा है तो इसको 2 और 3 दे देना। इन दोनों समीकरणों से आप देख के बताओ a और b में कुछ कॉमन है क्या? 5 कॉमन है। इसका मतलब ये हुआ कि a व b में एक व स्वयं के अलावा एक और गुणनखंड है जो 5 है भाई, जो 5 है गुणनखंड है, वो 5 है। इसका मतलब हुआ कि भाई a का गुणनखंड एक खुद और 5 हो गया, इसका 5 कॉमन आ गया दोनों में। तो इसका मतलब ये a और b मैंने क्या सहभाज्य संख्याएं ली थी क्या भाई? मैंने कहा √5 a बटा b है, तो a और b क्या आनी चाहिए? सहभाज्य संख्याएं आनी चाहिए। सहभाज्य संख्याएं मतलब वे संख्याएं जिसका HCF 1 हो, शुरू में बताया था, सहभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिसका HCF 1 हो। यहाँ पे तो देख लो, ये 5 क्या है, ये 5 लेमडा है, a 5 क्या है,
B5 लेमडा आ रहा है मान लो, तो दोनों में उभयनिष्ठ 5 आ गया ना, तो एनसीएफ तो 5 आ गया। तो ये जो लिया शुरू में वो सहभाज्य नहीं है। जब ये सहभाज्य नहीं है तो ये a बटा बी नहीं है, a बटा बी नहीं है तो ये इधर वाला नहीं है तो ये भी नहीं है, तो ये उल्टा होगा, ये परिमेय लिया तो ये परिमेय नहीं है, तो ये गुणनखंड है। अतः विरोधाभास है, विरोधाभास है। तो अपन ने जो लिया कि √5 क्या है, परिमेय है, वो अजम्पशन, जो अपन ने अजम्पशन लिया था, माना था, वो गलत है, त्रुटिपूर्ण है, रॉन्ग है। अतः या लिखना है, एग्जाम ऐसा नहीं है मैंने रोक कर दिया, ऐसा लिखना है कि वो त्रुटिपूर्ण है। अतः √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। √5 अपरिमेय संख्या। देखो ये अपरिमेय संख्याएं सिद्ध करने वाले प्रश्न दो प्रकार के हैं दोस्तों। एक तो वो प्रश्न जो इस थ्योरम से करेंगे, ये जो दोस्तों इस थ्योरम लिखिए, इस थ्योरम से करेंगे, और एक बराबर से करेंगे। भाई बराबर के इस साइड यदि परिमेय है तो बराबर के इस साइड भी परिमेय होंगे, बराबर के इस साइड यदि अपरिमेय है तो इधर भी अपरिमेय होंगे। अपरिमेय बराबर अपरिमेय रहते हैं, बराबर मतलब दोनों में भार बराबर और संख्याएं भी बराबर, इधर परिमेय तो इधर भी परिमेय होनी चाहिए, इधर अपरिमेय तो परिमेय के बराबर कैसे हो सकती है। तो इसलिए संख्याएं दोनों तरफ परिमेय होनी चाहिए, या तो उस कंसेप्ट से या इस कंसेप्ट से। तो मैंने इस प्रश्न को अकेला √, में √a हो, √2 हो, √3 हो, √5 हो, √7 हो, √11 हो, √19 हो, √23 हो, तो इसी कंसेप्ट से करेंगे। क्या करेंगे, √5 की जगह वो यहाँ कॉमन 5 आया, √2 करते तो 2 कॉमन आता, √3 करते तो 3 कॉमन आता, एनसीएफ 3 हो जाता, तो सहभाज्य संख्याएं नहीं हो पाती। यदि अपन √11 करते तो कॉमन 11 आ जाता, √13 करते तो √13 आ जाता, यानी 13 यहाँ पे कॉमन आ जाता। तो ये मैंने एक √, में भाटा वाले प्रश्नों को करना बताया, ये इसकी मदद से करेंगे अपन। a प्लस √, a प्लस √, या a प्लस b √, वाला प्रश्न करेंगे आगे के प्रश्न। तो उन प्रश्नों में जो आगे के प्रश्न करेंगे, उन प्रश्नों के अंतर्गत अपन उसकी सहायता से करेंगे कि उसको दोनों तरफ सही कर देंगे, और फिर एक तरफ तो √ वाला उस a प्लस √, या a प्लस b √, में से √ वाला एक साइड, बाकी सारी जनता एक साइड, फिर उसको परिमेय बताएंगे, फिर कहेंगे कि ये परिमेय है तो ये अपरिमेय, ये भी परिमेय होना चाहिए, जबकि ये विरोधाभास है, तो ये क्या हो गया, परिमेय, अपरिमेय सिद्ध कर देंगे। तो इस प्रकार से हम आगे के प्रश्न करते हैं। तो ये अपना ये प्रश्न हो गया है दोस्तों यहाँ पे पूरा। आज की क्लास को अपन यहीं खत्म करते हैं दोस्तों। तो कैसी लगी आपको ये क्लास, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहता है। और दोस्तों अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को इस फ्री क्वालिटी एजुकेशन की मुहिम में जो क्लासें चल रही है, 11वीं 12वीं के संपूर्ण पाठ्यक्रम की जो सीरीज चल रही है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जोड़ें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते जाएंगे। तो हम रोज मिलते रहेंगे और इसी प्रकार से सारे एक एक प्रश्न, एक एक थ्योरी, एक एक शॉर्ट ट्रिक, एक एक क्वेश्चन को नस्ते नाबूद करने वाले हैं। तो दोस्तों आपका हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया।